आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सर पार्चुरेशन फिर से बता दीजिए ना। पार्चुरेशन, ठीक है, देखो पार्चुरेशन क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब फुल्ली मैच्योर फोइटस हो जाएगा तो एक फोइटल रिफ्लक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, फोइटल रिफ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली ब्रेन के हार्मोनल पार्ट, जैसे ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से जो कनेक्ट है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, वहां पे ये एक्ट करता है और वहां से रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, जिसके कारण एक लेबर पेन जनरेट होता है और वो जो यूटेराइन वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके एक कैनाल बनाता है और उसके थ्रू बेबी हो जाता है। बस यही है मैकेनिज्म इसका। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही फुल्ली मैच्योर होगा तो ये एक रिफ्लक्स जो है ये होता है, फोइटल रिफ्लक्स इसको बोलते हैं, मतलब फीटस के द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि पिछले क्लास में जैसे बताए थे कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है, यूट्राइन कैविटी है, तो यहाँ पे जो म्यूकस का लेयर होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण फ्लूइड जो अंदर में एमनियोटिक फ्लूइड है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक ये है साइन, एक तो ये होगा, दूसरा क्या है, लेबर पेन। तो लेबर पेन का जनरेशन का जो मैकेनिज्म है ये वाला मैकेनिज्म है, और एक वो है, बस यही है पार्चुरेशन। ठीक है, जिसके कारण वो बेबी बर्थ होगा। बस, और बताओ, इसमें से कुछ है तो पूछना है तो बताओ। नो सर, हो गया। हो गया ना इसमें तो? और कुछ इसमें जानना है या फिर और कोई टॉपिक जिसमें तुमको प्रॉब्लम पूछ सकते हो? सर लास्ट वाला वो क्या बोले, फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। लास्ट सेकंड वाला फिगर जो बनाए, हाँ हाँ सर, सेकंड वाला फिगर। देखो एक्चुअली क्या है ना कि जब यूट्राइन वॉल, आई मीन जब फीटस यहाँ डेवलपमेंट होता है तो हम पता था ना कि यहाँ पे म्यूकस का क्या होता है, एक कवरिंग हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्लग बोलते हैं। ठीक है, ये म्यूकस का कवरिंग किसके कारण होता है, तो कौन म्यूकस रिलीज कर रहा था? ट्रोफोब्लास्ट था ना, ब्लास्टोसिस्ट का जो था लेयर ट्रोफोब्लास्ट, वो म्यूकस रिलीज करता है, इसके कारण इसको ब्लॉक करता है, और इसी के अंदर में जो है बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट। तो जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, ठीक है, देखो जब फुल्ली मैच्योर होगा तो इसको भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, आई मीन इसी को ब्रेक करता है, जिसके अब एक और सवाल है कि आखिर ये जो ब्रेकिंग होता है कैसे होता है, क्योंकि लेबर पेन हो या ना हो, बट अगर ये लेयर ब्रेक हो जाएगा तो इससे ये पता चलता है कि हाँ बेबी जो है वो आई मीन बर्थ लेने वाला है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे प्लेसेंटा का फंक्शन स्टार्ट होता है। प्लेसेंटा जो होता है एक तरह का फोइटल रिफ्लेक्शन उसी के हेल्प से आता है। ठीक है, आई मीन उसी के कारण वो एक इंड्यूस्ड करता है रिफ्लेक्शन, जिसको फोइटल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसके कारण ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज जो होगा और ये ब्रेक करके ये क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसके कारण हम लोग ये देखते हैं कि हाँ बेबी बाहर आने वाला है, आई मीन मैच्योरेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्या है, इस फोइटल रिफ्लेक्शन से जो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है वो भी स्टार्ट होता है, जिसके कारण लेबर पेन होता है। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखना कि लेबर पेन, हम बार बार बोल रहे हैं, लेबर पेन होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मैच्योर हो गया और लेबर पेन होना उसको जरूरी है। ठीक है, अभी का जो केस है, आई मीन कभी कभी ये केस मिलता है कि लेबर पेन नहीं हुआ फिर भी ब्रेकेज हो गया, आई मीन इस लेयर का ब्रेकेज हो गया, तो ड्यू टू प्लेसेंटा के कारण वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण ये स्ट्रेस होकर ये ब्रेक कर जाता है और ये फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। तो मेन तुम्हारा यही है।
ठीक है। अगर मैकेनिज्म अगर पार्टीशन के साथ देखा तो यही इसका एक तरह का साइन बोलते हैं ना कि हर एक चीज का साइन है, तो मैच्योरेशन का साइन यही है, ठीक है। आई मीन बर्थ पार्टीशन प्रोसेस स्टार्ट होने का साइन यही है, ये म्यूकस का लेयर ब्रेकेज होगा, अम्नियोटिक फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। लेबर पेन जरूरी नहीं है। उस केस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है कि लेबर पेन नहीं हुआ फिर भी ये ब्रेकेज हो गया, तो फिर वहां पे हम लोग ऑक्सीटोसिन बाहर से उसको इंजेक्ट करते हैं, मतलब इंजेक्शन देते हैं और लेबर पेन फिर स्टार्ट होगा, मतलब हार्मोन को इंड्यूस्ड वहाँ, आई मीन हार्मोन का फंक्शनिंग को स्टार्ट करवाते हैं। ये चीज भी होता है, तो यही है मेन, ठीक है। वो कैसे ब्रेक करता है वो भी पता चल गया, यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, ठीक, समझ गए? यस सर। हाँ। अच्छा बताओ, लैक्टेशन का जो मैकेनिज्म है उसमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है? लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, उसमें बताओ कौन सा हार्मोन वर्क करता है? मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोसेस में कौन सा हार्मोन काम करेगा? लैक्टोज, नहीं। एचसीजी, एच नहीं, वो नहीं कर, वो तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस करेगा। क्या बोलता है, एचसीएल, चलो एचसीएल, इतना सिंपल याद रखो, प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो मिल्क के प्रोडक्शन में वो हेल्प करेगा। और दूसरा अगर हम पूछे मिल्क इजेक्शन में कौन करता है बताओ? मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन सर, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कौन मेंटेन करेगा बताओ? मतलब इम्प्लांटेशन होने के बाद, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को कौन मेंटेन करेगा? कौन सा हार्मोन, जिसको हम लोग प्लेसेंटल हार्मोन भी बोलते हैं? एचसीजी, एचसीजी, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एचसीजी, ठीक है। बार बार इससे क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, क्योंकि ये एनसीईआरटी पढ़े होगा तो उसमें मिला होगा एचसीजी, रिलैक्सिन। मतलब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सा हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है, उसको अच्छे से याद करना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज तुम लोग को बोले थे पढ़ने के लिए कि जो 9 मंथ का जो पीरियड है उस हर एक मंथ में, हर एक ट्राइमेस्टर में कौन सा ऑर्गन कब डेवलप करता है, ये पढ़े कि नहीं पढ़े? छोड़ दिए बस? सर लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ तो हमको बुक में लिखा हुआ तो है, हम तो वही तो बोल रहे, पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ा हुआ है मतलब पढ़े नहीं है इसका मतलब घर में, है ना। पहला फर्स्ट मंथ में कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट, हार्ट सर सबसे पहले बनता है। अच्छा, फिफ्थ मंथ में कौन सा होता है? कौन सा? फिफ्थ मंथ में क्या डेवलप करता है, क्या क्या पार्ट? मेजर ऑर्गन, फिफ्थ पार्ट में डिजीज वगैरह करता है, ठीक है। डिजीज वगैरह करता है, तो ध्यान रखना। डिजीज मंगल मतलब फिंगर का डिजीज जो है ना, वो सब आईलेस वगैरह, हेयर वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चल, और तो कुछ नहीं पूछना, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाँ पूछो। तो वो जो फॉर्म में जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है उसका क्या फंक्शन है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देखो डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जो होता है ना उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन डिस्टल का कोई फंक्शन नहीं किया है। प्रॉक्सिमल का काम होता है कि उसको मूव कराने का काम करता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो बीच में था ना, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वही ना, ठीक है। हाँ, तो उसका काम होता है कि उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। सेंट्रियोल है तो कहीं ना कहीं डिवीजन करने में भी हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। यही है इसमें। और फॉर्म को कौन बनाता है सर? क्या? फॉर्म को कौन बनाता है? स्पर्म को कौन बनाता है? नहीं, क्वेश्चन समझे, फिर से बताओ। कोई सेल ऑर्गेनल होता होगा ना जो स्पर्म को बनाता होगा? नहीं, ऑर्गन है ना, हम लोग में सेल ऑर्गेनल काम करता है क्या? हम लोग में तो ऑर्गन काम करता है। मतलब
जैसे सर माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मतलब वो देता है, देखो हम लोग, हाँ हम लोग में जो होता है ना, हम लोग में एक तरह का स्पर्म कैटलिक्विड पार्ट सेल का फॉर्मेशन तो ठीक है करता है, बट हम लोग का वो ऑर्गन है, जैसे बोले ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू वगैरह है, प्राइमोडियल, जैसे हम लोग नॉर्मली उसको प्राइमोडियल सेल बोलते हैं। देखो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में तुम लोग को लिखा है ये चीज, ठीक है, कि जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जो लाइनिंग होता है वो किसका लाइनिंग होता है? जर्मिनल एपिथेलियम का, जो कि क्यूबॉइडल प्राइमोडियल जर्म सेल बनाता है। आई मीन जर्मिनल एपिथेलियल लेयर में वो जो लेयर बना है वो कंसिस्ट है प्राइमोडियल जर्म सेल से। तो प्राइमोडियल जर्म सेल ही अल्टीमेटली जो होता है वो क्या बनाएगा? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, बस और क्या। ठीक है। देखो एक चीज तुमको बता देते हैं, जो तुम पूछे थे ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम होता है क्लीवेज में हेल्प करता है वो, और दूसरा मूवमेंट, ठीक है। क्लीवेज इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम जब जाइगोट बनेगा उसके बाद जो क्लीवेज का प्रोसेस जो स्टार्ट होगा, क्योंकि एम्ब्रायनिक फॉर्मेशन में क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, क्लीवेज का जो हम लोग बोलते हैं कि क्लीवेज होगा तभी वो जाइगोट से फिर जाइगोट 2 सेल्ड 4 सेल्ड, तो वो जो फर्स्ट क्लीवेज है, क्लीवेज का जो मैकेनिज्म वो सेंट्रियोल है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही क्लीवेज का काम करता है। डिस्टल्स का अभी तक फंक्शन वैसा कुछ नहीं देखा गया, इसको ध्यान रखना, ठीक है, समझे? और कुछ? और कुछ पूछना है? चलो अब स्टार्ट करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चलो बताओ क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या मतलब, उसका टर्म को डिफाइन कर सकते हो? बताओ। देखो एक्चुअली हम तुमको एक चीज बता देते हैं, इस चैप्टर का जो है नोट, ठीक है, वो हम नहीं लिखवाएंगे। आई मीन ऐसे हम तुम लोग का जो नोट्स है 2 चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर एंड 4th चैप्टर जो आज चल रहा है, इसको हम तुमको समझाते हैं क्योंकि इसमें सब समझना ही है। आई मीन इसमें नॉर्मल तुम लोग सब जानते हो, तो जो भी नोट्स वगैरह जो भी डाटा वगैरह होगा वो अपना बुक से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। हम बता देंगे क्या क्या है इसमें, क्या क्या कैसे कैसे करना है। बाकी बात 2 चैप्टर का नोट तैयार हो रहा है, वो नोट जैसे प्रिपेयर हो जाएगा हम तुम लोग को पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है ना, मिल जाएगा, तुमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, आई मीन क्या क्या इसमें है वो हम तुमको पढ़ा देते हैं, आई मीन बता देते हैं क्या है। आज आई थिंक खत्म हो जाएगा क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है। बताओ। physically, emotionally and mentally prepare. और कुछ? अच्छा हेल्दी का मतलब बता सकते हो? तो जो फिजिकली इमोशनल और बिहेव मतलब मेंटली हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं पहले ये बताओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसी तरह समझ में आ जाएगा। वही तो बोले, कोई पीपल अगर फिजिकली इमोशनली मेंटली मतलब फिट है तो इसमें 3 वर्ड आता है, ध्यान देना, ठीक है। हेल्थ में फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हमारा हेल्थ का डिफिनेशन होता है, ठीक है। बट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मान लो कोई, मतलब सिंपल इसका डिफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो यही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिंपली हम इसको डिफाइन करते हैं, बट WHO जो है इसको बताया है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी एस्पेक्ट्स है उसको फुलफिल करना
रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे मान लो रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन, एक यूनिट होता है, उसका भी हेल्दी होना, उसका भी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में तुम जैसे बोले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब हम क्या बताए कि जितना भी रिप्रोडक्शन को लेके एस्पेक्ट्स है, सबका वेल बीइंग होना एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। इसी में तुमको देखना है फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर, ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जैसे मान लो हम क्या बताए थे कि नॉर्मल अगर मेल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो मेल का जो ऑर्गन है, जैसे पेनिस वगैरह है या फिर टेस्टिस वगैरह है, ये सब नॉर्मल फंक्शन करता हो। दूसरा क्या है, जो उसका स्पर्म होता है, उसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक मतलब हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तभी वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, नहीं तो वो अनहेल्दी हो जाता है। उसी तरह फीमेल के केस में भी है। फीमेल में बहुत सारा पॉइंट्स पे हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो रिप्रोडक्टिवली मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्थ, जैसे मान लो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे यूट्राइन कैविटी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसमें हार्मोनिंग का जो बैलेंसिंग होता है या फंक्शनिंग होता है, ये सब अगर अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है तो रिप्रोडक्टिवली वो हेल्दी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये तो बहुत सारा केस तुमको दिखने को मिलेगा, इन फ्यूचर में तुम लोग को मिलेगा जब डॉक्टर बन जाओ, तो उसमें क्या देखना तुमको देखने को क्या मिलेगा केस की फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, मतलब होता कंसीव नहीं कर पाता है, इन्वायरमेंट सही से नहीं मिल पाता है, बहुत सारा इनफर्टिलिटी का केस है, तो वो एक तरह का रिप्रोडक्टिवली हेल्दी वो नहीं है। मतलब ये तो ऑर्गन की बात है। दूसरा क्या है, इमोशनल और बिहेवियर। हर एक मैमल्स का बात करें या हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना अपना बिहेव होता है, ठीक है, और एक अपना अपना इमोशनल अटैचमेंट है। वो सब अगर एक साथ हम देखते हैं तभी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहला सकता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी मतलब, और तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे नॉर्मली कोई अगर कपल है, रिप्रोडक्टिवली सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे को। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं, बस सिंपली एक चीज है कि जितना भी रिप्रोडक्शन को लेके देखते हो, सबका अच्छे से फंक्शनिंग करना, वेल बीइंग होना फॉर रिप्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, सोशल हो या फिर बिहेवियर हो। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा बात यह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम लोग जो रिप्रोडक्शन को लेके, आई मीन रिप्रोडक्टिव का जो भी मैकेनिज्म है उसको लेके जो दिमाग में हम लोग बहुत उल्टा सुल्टा चीज दिमाग में रखे हैं, तो उस चीज को समझना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, एक कॉमन सा एग्जांपल देते हैं कि रिप्रोडक्टिव, आई मीन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है नॉर्मल, तुम समझना कि सपोज इट, मान लीजिए पहले के टाइम में जब एजुकेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग सोशली जितना समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, मार्केट पॉइंट वाइज हम बता देते हैं। जैसे पहले जैसे एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन में क्या नहीं होने के कारण, जैसे मान लो किसी भी फीमेल का, नॉर्मल फीमेल के साथ ये बहुत हुआ है कि 15 साल, 16 साल, 17 साल में उसका शादी हो गया। अब शादी के बाद जब उसका बेबी होता है तो वो अनहेल्दी रह जाता है, या फिर मिसकैरेज हो जाता है, या फिर बोल सकते फीमेल का जो है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। ये सब सारा कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। ठीक है ना, देखो सबसे सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, प्रॉब्लम तुमको बहुत दिखेगा। प्रॉब्लम में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि रिप्रोडक्टिवली अगर हम, जैसे हम रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, हर एक एस्पेक्ट को लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो है इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह का बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिवली, आई मीन रिप्रोडक्शन जो भी एस्पेक्ट है उसका कमी होना, उसका नहीं जान पाना, इसमें अवेयरनेस वगैरह है। तो प्रॉब्लम इसका क्या है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं ओवर पॉपुलेशन। तुम ये चीज तो देख ही सकते हो, ओवर पॉपुलेशन में क्या होता है कि पहले के टाइम पे, आई मीन हमारे जो ग्रैंड मदर है, फादर है, जो भी है, उन लोग के जनरेशन में क्या है, एक एक फैमिली में 5-6 बच्चे होते थे। ठीक है, तो इसका सबसे, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अवेयर नहीं कर, मतलब पहले नहीं जानता था क्या है नहीं है, तो इस तरह से ज्यादा पॉपुलेशन हुआ, पहला। दूसरा एस्पेक्ट है कि रिप्रोडक्शन के बारे में अवेयर होना, वो भी नहीं हो पाता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, ओवर पॉपुलेशन।
और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आने लगा फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, फीमेल फर्टिसाइड करने का मतलब है कि सेक्स डिटरमाइन करके उसको मार देना या अबॉर्ट करा देना, इस तरह का बहुत सारा केस आने लगा। ठीक है, जिसके कारण एक क्योंकि ये तो केस पहले भी पहले भी हम बता चुके हैं, जो मेरा क्लास की होगा 10th में, उसको हम बताया था ना कि हरियाणा वगैरह में क्या था, पहले सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, सेक्स रेशियो के मामले में क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन था फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, तो ये सब इसमें अंदर आता है। कुछ कुछ हम पॉइंट लिख रहे हैं, हम एक 1 by 1 पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम है इन स्टडीज में, सबसे पहला जो है वो ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आ जाता है सेक्स एजुकेशन। ठीक है, सेक्स एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुआ है, आई मीन सोसाइटीज में पता नहीं चल पाता है, बट होता बहुत है। नॉलेज ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट है knowledge of growth of reproductive organs and STDs। उसके बाद पॉइंट है इसमें बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल सबसे मेजर प्रॉब्लम आया सामने में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट reproduction related to problem। ठीक है, उसके बाद एक और है, हम ऊपर में लिख रहे हैं एमनियोसेंटेसिस, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मतलब एक तरह का बोल सकते हैं यही एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें कि सेक्स डिटरमिनेशन करके, जो हम बताते फीमेल फर्टिसाइड, वो सब सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, ठीक है, ये है ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे कि ओवर पॉपुलेशन में क्या है कि एक्सेस पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है उसको रोकने के लिए, प्रॉब्लम यही था। ठीक है, कि किसी को अवेयर नहीं है, किसी को नहीं जानकारी, क्योंकि देखो पहले के टाइम पे पॉपुलेशन कम था। देखो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है समझना। हम बोले ना ये चैप्टर पूरा सोशल पे डिपेंड है। सपोज दैट मान लिया जाए कोई नॉर्मल पर्सन है, एवरेज है, बहुत ज्यादा वो नहीं कमा पाता है, एक एवरेज है, बोलते हैं ना मिडिल फैमिली से। सपोज उसके घर में 4 से 5 बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो सोचो उस 4 या 5 बच्चे को, जो जितना भी अगर नंबर ऑफ चाइल्ड ज्यादा है उसके घर में, हम 5 बच्चा लेके चलते हैं, मान लो 5 उसमें चाइल्ड है, तो उसके घर में क्या प्रॉपर वे में उसका एजुकेशन, उसका टेक केयरिंग वगैरह होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कमाता लिमिट है बट खर्च करने वाला ज्यादा है वहां पे। तो ओवर पॉपुलेशन ये सबसे बड़ा इशू आने लगा, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन से बचने के लिए एक नया प्रोग्राम जो 1955 में लाया गया था, वो था फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या लिखा गया था, हम जो हमारे दो ये तो स्लोगन सुने हुए। फैमिली प्लानिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी घर में 2 बेबी, मतलब एक, कहने का मतलब एक बेटा या एक बेटी हो गया, या फिर 2, बोलते हैं हम तो हमारे देश में एक ही चीज था। फैमिली प्लानिंग कहने का मतलब है कि एक टाइम पे अगर बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अवेयरनेस नहीं होने के कारण भी ये प्रेगनेंसी कंसीव नॉर्मल बात है, कि पता नहीं कब क्या किस तरह से
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, जिसके कारण कि वो प्रेगनेंसी को रोका जा सके, क्योंकि प्रिवेंट हो नहीं रहा था और बार बार वो वो ज्यादा ओवर पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कि बार बार वो बर्थ ले ही रहा था, ठीक है ना। मतलब बार बार नहीं बोल सकते हैं कि लगातार बर्थ पे बर्थ हो ही जा रहा था, क्योंकि उसको प्रिवेंशन के लिए कोई उसके पास आइडिया नहीं था, कोई उसको बताने वाला नहीं था कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उस केस में फैमिली प्लानिंग सबसे पहले लाया गया, जिसमें हम लोग उसमें ये था कि आफ्टर 2 चाइल्ड के बाद फीमेल नॉर्मली क्या होता है कि वो क्या कराती है, वो ऑपरेट करा लेती है, जिसके कारण कि आगे से कभी भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। जो हम लोग ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी का जो कॉन्सेप्ट समझते देखते हैं, यही से आया। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या था, ट्यूबेक्टोमी में क्या फॉलोपियन ट्यूब को क्या हो काट देते थे बीच से, और वो टाइट करके वो पढ़ेंगे अभी बर्थ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में, तो फैमिली प्लानिंग उसमें आ गया, ठीक है। या फिर नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि अगर वेसेक्टोमी में नॉर्मल क्या मेल के साथ जो नॉर्मल हम नसबंदी बोलते हैं वो मेल के साथ आया, तो फैमिली प्लानिंग में ये होगा, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन, तो अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन में कहने का मतलब है कि अवेयर कैसे किया जाए रिप्रोडक्शन को लेके, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी में आ गया। प्रॉब्लम ये था ओवर पॉपुलेशन, इसका स्ट्रेटजी ये कि कैसे हम रिप्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन हम कैसे किसी को अवेयर कर पाए, तो जिसके कारण हम लोग बहुत सारा प्रिंटिंग मीडिया मतलब प्रचार प्रसार करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए बताया गया क्योंकि देखो नॉर्मल क्या होता है कि हम जो अभी केस तुमको बताया कि जैसे मान लो 15 साल 16 साल में किसी लड़की का शादी कर दिया जाता है और फिर पहरे कर दिया जाता था, तो नॉर्मल क्या उसका जो हेल्थ है वो उनका जो बॉडी है वो बॉडी एग्जैक्टली तैयार नहीं हो पाता है कि वो भी एक बच्चे को उसका प्रेगनेंसी को प्रेग्नेंट होके वो उसको पाल सके। नॉर्मल समझो इस चीज को। तो सेक्स एजुकेशन में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने लगा कि बताना पड़ा कि नहीं कि एक डिफिनिट एज क्यों रखा गया। बोलते इंडिया में जो है गर्ल्स को 18 और बॉयज को 21 किया गया, क्यों ऐसा किया गया? उसका बस एक ही रीजन था कि मतलब कहने का उसका मतलब एक ही था कि उस एज तक जो है रिप्रोडक्टिवली मतलब मैच्योर हो जाता है, या मेल हो या फीमेल, ठीक है ना। तो ये सेक्स एजुकेशन। दूसरा क्या था कि सेक्स एजुकेशन को लेके बहुत सारा माइट्स था, उसको खत्म करना, क्योंकि जब तक किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम एग्जैक्टली सब कुछ नहीं पता कर पाते। बोलता है ना कि आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होता है, तो इसलिए सेक्स एजुकेशन एक स्ट्रेटजी के तौर पे लाया गया, ठीक है। उसके नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडी, इसमें देखो एक्चुअली में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एसटीडी, एसटीडी करने का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज पहला, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज में एचआईवी भी आता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो इसका नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि एडोलसेंस स्टेज में क्या करना है, कैसे करना है, उसका नॉलेज को ही हम जैसे ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग क्या करके एडोलसेंस स्टेज में या कि ग्रोथ के पीरियड में कैसे हम लोग उस ऑर्गन को डेवलप करा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके उस बारे में किसी को अवेयर कराना, किसी को नॉलेज देना, वो स्ट्रेटजी में इसमें आया। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल जो है जब ओवर पॉपुलेशन हुआ, ओवर पॉपुलेशन में जब फैमिली प्लानिंग की बात आए तो ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उतना अवेयर ही नहीं था। अवेयर कराने का देखो दूसरा चीज क्या है कि रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना, या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करना, सबको थोड़ा सा शर्म आता है। नॉर्मल ये चीज है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेथड के बारे में बात करना थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बर्थ कंट्रोल का। अब बर्थ कंट्रोल करने का मतलब सिंपल सा चीज है, हम लोग गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा मेथड को लाया। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, ये सब उसमें लागे। बर्थ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। प्रिवेंशन ऑफ इसमें ये था कि देखो सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोसाइटी रिप्रोडक्शन चीज को लेके जो सेक्स अब्यूज या सेक्स रिलेटेड जो क्राइम था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम
सोशली सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर छोटा सा किसी भी लड़का या लड़की के बीच में अभी भी कभी भी कुछ छोटा सा अगर कुछ अफवाह उड़ता है तो देखना तो सोसाइटी बाइकआउट करना स्टार्ट करने लगता है। तो ये सब चीज बस अवेयरनेस पे ही चल सकता था। कहने का मतलब कि इस चीज को रोक सकना, या फिर जैसे नॉर्मल क्या है, बहुत सारा भी हम लोग टीवी वगैरह में देख सकते हो कि मतलब बहुत सारा सेक्स अब्यूज करने का मतलब कि मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह जो होता है वो सब चीज इसमें आ गया। इस सब चीज को प्रिवेंट बहुत करना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सोशली बहुत ज्यादा हार्म होता था। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके फैमिली को बहुत कुछ सुनना पड़ता था, बहुत कुछ देखना पड़ता था, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को लेके यहाँ पे बात कर रहा है कि जब तक कोई भी पर्सन पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली फिट या हेल्दी नहीं होता है तो वो रिप्रोडक्शन के एबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारा चीज है। सबसे पहला ही सेटिस्फैक्शन जो हम बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन एक अगर हम मैटर की बात करते हैं, सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन के दरमियान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो एक सेटिस्फैक्टरी मैकेनिज्म है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन होने से ही वो अच्छा है। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट दिखता है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दिखता है। जैसे नॉर्मल अगर मान लिए किसी के साथ आई मीन किसी पर्सन क्या है, किसी कपल के साथ सेटिस्फैक्टरी या सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना कि हार्मोनल का डिसबैलेंसिंग, इम्यून सिस्टम पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्ट्रेस, हेडेक, ये सब मतलब स्ट्रेस वगैरह जो है वो सब कॉमन इसमें आने लगता है। तो ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, इस चीज पे इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बताएं ना कि इस अगर टॉपिक पर अगर हम बात करें तो सीधा सीधे रिप्रोडक्टिवली जो है वो उसको हेल्दी होना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जिसमें जिसका प्रॉब्लम बहुत हुआ लेकिन इसका जो यूज था वो बहुत कम हुआ। एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं? नॉर्मल मान लिया जाए कोई कहने का मतलब कोई फिटस है। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल क्या होता है कि मतलब कि एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब उसका एमनियोसेंटेसिस चेक करते हैं तो इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में पता करते हैं। जैसे मान लो कोई फिटस है, वो डेवलप हो रहा है और उसका अगर क्रोमोसोमल हम डिसऑर्डर या कुछ ऐसा हमको साइड इफेक्ट कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं। देखो जैसे बोला जाता है ना कि एबॉर्शन इलीगल है, बट लीगल कब है? तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता था कि फोइटस का क्रोमोसोमल स्टडी किया जाता था। क्रोमोसोम के हिसाब से, जिन के हिसाब से स्टडी करते थे, ताकि अगर फिटस को किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उसको उसी आई मीन डेवलपमेंट पीरियड पे ही उसको हम लोग खत्म आई मीन ट्रीट कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं तो एबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो एबॉर्ट उस टाइम पे लीगलाइज है। ठीक है, कहने का मतलब कि मान लिया जाए कभी एक नॉर्मल एक बीमारी तुम लोग भी सुने होंगे, ये सब बहुत सारा बैनर वगैरह में भी है, ब्रेन इंसेफ्लाइटिस। ब्रेन इंसेफ्लाइटिस क्या है? ये पता कब चलता है? ड्यूरिंग फीटल ग्रोथ। ब्रेन इंसेफ्लाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें बच्चा जो है ना वो 3 साल से 4 साल के बाद जिंदा रह ही नहीं सकता। उस केस में क्या करना चाहिए? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? एमटीपी करा देंगे, आई मीन एबॉर्ट करा देंगे। जब बच्चा जन्म लेने के बाद भी नहीं रह पाएगा इस डिजीज में तो रख के करना क्या? वो एबॉर्शन है। बट यहाँ पे एक नॉर्मल डिजीज के बारे में बताया। बट एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को लेके हम उसका क्रोमोसोम नंबर पता करते हैं, स्टडी करते हैं, जिनका स्टडी करते हैं, जिसके कारण हम लोग को जो फीटस का जो किसी तरह का अगर एबनॉर्मलिटीज दिखता है जेनेटिक तो उसको ट्रीट करते हैं। नहीं ट्रीट होगा तो उसका बस एक ही चीज है कि हम उसको एबॉर्ट करा सकते हैं। ये उसका ट्रीटमेंट एक तरह से है। ठीक है, इसका मिसयूज का सबसे बड़ा मिसयूज जो हुआ वो सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या था कि इस प्रोसेस से इजिली किसी भी फीटस का सेक्स पता कर सकते थे। आई मीन वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो मेल है तो चलो ठीक है, लेकिन फीमेल जो है, अगर फीमेल है
और कोई वैसा है नैरो माइंडेड है या फिर किसी को लड़की नहीं चाहिए, होता है ना कि हाँ घर में 2 बेटी है 3 बेटी अब हमको नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे वो लोग जबरदस्ती अबॉर्ट कराता है। तो इसलिए ना बोला जाता है कि किसी भी पैथोलैब में सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि वो इलीगल किया गया। पहले पहले भी इलीगल था, बट पहले उतना ज्यादा एक्शन नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो एक्शन होने लगा, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन को बैन किया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमनियोसेंटेसिस के थ्रू होता था। दूसरा क्या कि जैसे पहले हम लोग पहले देखे होंगे अल्ट्रासाउंड बोल के कुछ आता था, एक डिटेक्शन था, वो भी फीटल ग्रोथ को फीटल ग्रोथ का एक रूटीन चेकअप होता था जिसके थ्रू हम करते थे, इमेजेस आ जाता था। उसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे ज्यादा खतरा था। आई मीन उससे भी सेक्स पता चल जाता, जिसके कारण क्या किया कि जिसके कारण ये फीमेल फेटिसाइड्स का केस बढ़ने लगा। तो उस केस में गवर्नमेंट अल्ट्रासाउंड को ही बैन कर दिया, तो वहां पे अब सोनोग्राफी आ गया। तो हम लोग आई मीन कभी भी वो सोनोग्राफी क्या होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट का फिगर को वो इमेज बना के वो बाहर लाता, और हम लोग पता करते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन का भी प्रेग्नेंट वुमेन का ही सोनोग्राफी होगा, वो मेल एंड फीमेल किसी का भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा था पता है कि इंटरनल, जैसे मतलब पेट वगैरह में किसी को ज्यादा दर्द होता है या सूजन है या कुछ भी जो भी है जलन देता है, उस केस में भी सोनोग्राफी कर सकते हैं। सोनोग्राफी का सिंपल सा मतलब था कि इंटरनल जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी ग्रोथ वगैरह हो रहा है, तो उसको आई मीन उसको चेक करना कि किसी भी तरह का फिटस में या किसी तरह का, क्योंकि हम क्या बताए जैसे मान लो 9 मंथ का जो पीरियड है उसमें क्या है, हर एक मंथ में कुछ ना कुछ बन रहा है। अगर मान लो सोनोग्राफी में वो चीज नहीं पता चलेगा कि हाँ ये नहीं हो पाया या फिर ऐसा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। यही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम एंड स्टडीज में यही 7-8 पॉइंट है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, जो नहीं समझे। देखो इस सब चीज बस ये सब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सोशली हम लोग ज्यादा जितना ज्यादा सोच सकते हो तुम उतना ज्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो यही है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। समझे? इसमें कुछ यहाँ तक बताओ। किसी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ गए? हेलो हाँ बोलो। यहाँ तक किसी कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें 2 चीज और है जो हम लोग को देखना है, वो देख लो। हम 2 पॉइंट और बचा है। एक है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, इसी में आता है रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। इसमें एक इंस्टीट्यूट का भी नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे बहुत मतलब क्या नाम है इंस्टीट्यूट का, जो कि लखनऊ में है। ठीक है, वो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो इंडिया में है। ठीक है, इसमें एक आई मीन दवाई का नाम आई मीन मेडिसिन का ये डेवलप किया गया, जैसे सहेली। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक तरह का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहने का मतलब क्या है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, आई मीन प्रेग्नेंट ना हो, तो ये जो सहेली जो टैबलेट्स है, ये एक तरह का समझ लो कि एक तरह का पिल्स है, ओरल पिल्स है, जो कि लखनऊ में CDRI जो कि लखनऊ का है, वो ये टैबलेट्स को निकाला। एक तरह का ये ओरल पिल्स है जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी, आई मीन प्रेग्नेंट जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए मेल एंड फीमेल को अभी प्रेग्नेंट नहीं हो, फीमेल को नॉर्मली प्रेग्नेंट नहीं होना। ठीक है, तो उस केस में क्या है, ये टैबलेट्स का पहले यूज होता था सहेली। अब तो बहुत सारा कंपनी है, ओरल पिल्स वगैरह बोल के बहुत कुछ आता है। इवन एड वगैरह भी देखते होगे तो अनवांटेड 72 वगैरह, जो मतलब एक तरह का ओरल पिल्स है। ठीक है, जिसके कारण
मतलब कि अनटाइमली या फिर बोल सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकता है। तो वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में यही एक काम हुआ। CDRI जो लखनऊ का है वो सहेली टैबलेट बोल के बनाया, जो कि ओरल पिल्स है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। इसको याद रखना, ये पूछता है तुम्हारा मेडिकल वगैरह में, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और एक नया है मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज में ये सब लाएगा कि मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाया जाए, जैसे STD, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर जो भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो उस चीज का ट्रीट तुरंत हो, उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज स्ट्रैटेजी में कुछ कुछ, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये सब जो भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सब जो है स्ट्रैटेजीज में आ गया, ठीक है। और बहुत सारा एस्पेक्ट है, नॉर्मल जो है ये कॉमन सारे सब जगह तुमको एस्पेक्ट मिलेगा कि ये सब चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मतलब हर एज में, एक एडोलसेंस एज के बाद सबको इस तरह का चीज जानना चाहिए, ठीक है। कि हम लोग आई मीन कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्टिवली गोल, कैसे हम STD से बच सकते हैं, सेक्स अब्यूज ना हो, सेक्स से रिलेटेड क्राइम ना हो, ठीक है। बर्थ कंट्रोल कैसे करें, तो ये सब चीज का मतलब एक तरह का अवेयरनेस तरह का प्लान है कि इस तरह से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। यही है तुम्हारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो कैसे हुआ वो तुमको सामने है, ठीक है ना। रीजन ऑफ पॉपुलेशन रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या क्या रीजन है। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो समझ ही रहे हो कि मतलब ओवर पॉपुलेशन एक तरह का है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज देख लो कि इसमें क्या क्या है। आई मीन ओवर पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या क्या पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट टॉपिक है। रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन, डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसको MMR बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब रिप्रोडक्टिव एज करने का मतलब कि आई मीन जो ओल्ड एज है उनका कमी हो गया, और जो रिप्रोडक्टिव एज है आई मीन कपल्स जो है उनका जो एक एज एक पीरियड होता है तो उसका जो इंक्रीजमेंट हुआ वो एक रीजन हो गया। तीसरा है कंट्रोल ऑफ डिजीज, कंट्रोल ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है बेटर पब्लिक हेल्थ केयर और ग्रेटर मेडिकल फैसिलिटीज उसमें आ सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है। और उसके बाद फिर है सर्टेन religions are against family planning, ठीक है। ये है
और उसके बाद फिर है इसमें जैसे ये भी है कि एग्रीकल्चर वगैरह जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई हुआ उतना ज्यादा जो एक्सप्लोशन पॉपुलेशन एक्सप्लोशन रेट है वो बढ़ते गया। जैसे मान लो एग्रीकल्चर मिल गया अच्छा, आई मीन ट्रांसपोर्ट अच्छा है, या फिर मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, बीमारी से आदमी कम मरने लगा तो ऑब्वियसली ज्यादा जिंदा रहेगा। तो यही सब है इसमें कि रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा रीजन है डिक्लाइन इन डेथ रेट हो गया, मैटरनल मर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मर्टिलिटी रेट, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसको नोट कर लो, इसमें कुछ इसमें तो समझाना कैसे तो समझ ही रहे होगे, ठीक है, कि कैसे कैसे किस किस वजह से जो है पॉपुलेशन हर एक ईयर बढ़ते गया, ठीक है। कर लिए नोट? हो गया नोट, इसको कर लिए? हेलो, नोट किए तुम लोग? हेलो, यस सर। हाँ देखो, अब ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या क्या हुआ, ओवर पॉपुलेशन क्या, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ इतना इंक्रीजिंग हुआ उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, आई मीन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ओवर पॉपुलेशन का, तो वो भी लिख लो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉवर्टी, ये समझ रहे हो सब, ठीक है। दूसरा है फूड सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड का सप्लाई भी बढ़ेगा, जो कमी आता है, ठीक है ना। उसके बाद हाइजीन कंडीशन, हाइजेनिक कंडीशन कहने का मतलब यहाँ पे है कि मान लिया जाए कि कोई भी फैमिलीज जो है वो उसको आई मीन ज्यादा है, उसके घर में ज्यादा है तो वो कंजेस्टेड वगैरह ज्यादा होगा, तो हाइजीन प्रॉब्लम भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत ऐसा है इंडिया में, इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या है, हाउसिंग प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम भी है, ठीक है। उसके बाद फिर है पॉल्यूशन,
पॉल्यूशन भी है। उसके बाद फिर एजुकेशन प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम ये इसका कंसिक्वेंस है, इतना सारा, ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद फिर कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे, ठीक है, उसमें से ज्यादा पॉइंट है नहीं, 2-4 पॉइंट है। हो जाएगा तो बताना। हो गया, इसको मिटाएं? मिटा देना। हाँ सर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो है हम क्या बताएं कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए 3-4 चीज है, 3-4 पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट में है एजुकेशन, ठीक है। जो भी एजुकेशन में यहाँ पे क्या समझेंगे, जो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ठीक है ना, तो उसको स्मॉल फैमिली के बारे में एजुकेट करना। एजुकेशन में यही चीज है कि स्मॉल फैमिली होगा तो क्या क्या उसको फायदा है, ठीक है। बहुत जैसे स्मॉल फैमिली होगा तो केयरिंग टेकिंग उसका अच्छे से हो पाएगा, ठीक है, हाइजीन हो गया उसका, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट है, मतलब इस तरह का जो है वो। दूसरा क्या है कि जो स्लोगन आया था हम दो हमारे दो, इस चीज का स्लोगन किया गया कि ये चीज पे ज्यादा इम्फेसाइज किया गया, क्योंकि अगर एक फैमिली में आई मीन एक फैमिली में दो अगर चाइल्ड होगा तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी इसमें एक चीज है, क्या होता है कि देखो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको 2 बच्चे का कुछ कुछ चीज फ्री मिलता है, जैसे सेंट्रल वगैरह में भी बहुत ज्यादा है कि 2 बच्चे का स्कूलिंग फी या फिर जो भी उसका मतलब कॉस्ट आता है वो गवर्नमेंट देगा। तो इस तरह का एजुकेशन इसको डेवलप है कि स्मॉल फैमिली से क्या क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा एक और है कि मान लिया कोई अनफर्टाइल कपल है, आई मीन उसको कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो उस केस उस केस में हम लोग को ये देखना है कि वो उनको एजुकेट करके उनको बताना है कि, या फिर एक रूल निकाला गया था कि एडॉप्टेशन का रूल, कि कम से कम एक बच्चे का आप एडॉप्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर कोई वैसा फैमिली बहुत जो बहुत रिच फैमिली है, वो एक बच्चे को एडॉप्ट करके उसको पढ़ाना लिखाना, तो ये सब एजुकेशन में आया। ओवर एक्सप्रेशन का जब आई मीन कंट्रोल, या फिर हम बोल सकते हैं एक मेजरिंग, आई मीन उसका क्या क्या, जैसे बोलते हैं ना कि मान लिया कोई कोई गरीब फैमिली है, उसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है, कोई अमीर फैमिली है, उस बच्चे का रहना खाना, आई मीन मेन तो एजुकेशन है, उसको पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सारा फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है। इस तरह का एडॉप्टेशन नॉर्म्स निकालेगा तो वो मेजर एजुकेशन में है। दूसरा था कि मैरिजेबल एज, ठीक है, मैरिजेबल एज, देखो सिंपल है, इसके बारे में पहले भी हम बताए कि गवर्नमेंट इस चीज पे डायरेक्टली एक रूल है कि गर्ल्स का जो है वो 18 ईयर एंड बॉयज को 21 ईयर। ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि इस एज में मेनली गर्ल्स की बात करें तो इस एज में गर्ल्स का जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई, मान लो 18 ईयर हुआ और वो तुरंत जस्ट प्रेग्नेंट हो गई, तो उस टाइम पे वो अपने बच्चे का केयरिंग टेकिंग अच्छे से कर पाए,
इसलिए ये एज ग्रुप जो लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तीसरा है इंसेंटिव। इंसेंटिव का क्या मतलब है कि इनकम वाइज, जैसे मान लीजिए स्मॉल फैमिली होगा तो इनकम अगर नॉर्मल भी है तो उसका अच्छा से एजुकेशन कर सकते हैं, तो ये इंसेंटिव हो गया। ठीक है, और एक लास्ट में जो पॉइंट है वो पॉइंट है फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग जो है ये क्यों लाया गया, क्योंकि फैमिली प्लानिंग में फायदा बताया गया कि जैसे मान लो क्या बताए कि किसी किसी पर्सन को उतने अच्छे से अवेयर नहीं है, अगर वो फैमिली प्लानिंग मतलब नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल में जो हम बताए वेस्टेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो कि सर्जिकल मेथड हम लोग बोलते हैं, वो फैमिली प्लानिंग नहीं है। उसमें क्या होता है कि मान लो फीमेल सर्जरी करा ली, आई मीन वो सर्जरी करा लेगी तो आगे जो ओवर पॉपुलेशन का जो केस है वो कम हो जाता है, मतलब कम क्या होगा ही नहीं। सर्जरी का मतलब है कि वो परमानेंट एक तरह का स्टेराइल हो जाना। ठीक है, तो ये फैमिली प्लानिंग का ये एक मतलब मेथड लाया गया कि फैमिली प्लानिंग कराने से क्या क्या फायदा है। ठीक है, फायदा उसको बताया गया, मतलब एक तरह का बर्थ रेट या सॉरी बर्थ कंट्रोल का एक तरह का ये मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसके कारण हम लोग जो है बर्थ रेट भी पता कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग से एक तो बर्थ कंट्रोल हो गया, दूसरा हम बर्थ रेट भी पता कर सकते हैं। ठीक है, यही है एजुकेशन, मैरिजेबल एज, इंटेंसिव एंड फैमिली प्लानिंग, मतलब ऑफ ओवर कंट्रोल ऑफ ओवर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चार चीज से कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब जो मेन है वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एमटीपी एंड एसटीडी, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज ये तीनों कोशिश करते हैं कि हम कर देंगे। ठीक है, हो गया ये, इसको मिटा रहे हैं। देखो अब जो है वो नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए सबसे जो अच्छा मेथड लाया, आई मीन अच्छा मेथड क्या, ये सबसे ज्यादा यूजफुल कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में बस एक ही चीज है कि किसी भी तरह से जो भी हमको मेथड अपनाना पड़े या जो भी प्रोसेस हो उसमें से हम लोग को मतलब किसी भी तरह से फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं होने देना है, ये है चीज। और बहुत सारा मैकेनिज्म इसमें लाएगा, तो हम लोग सबसे पहले बर्थ कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले जो है बहुत सारा मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो अवेलेबल किया गया गवर्नमेंट के थ्रू भी, चाहे वो एजुकेशन हो या गवर्नमेंट से भी कुछ चीज दिया गया जिसके कारण कि बर्थ को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ मेथड्स भी है, कुछ कुछ मैकेनिज्म भी है, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है तुम्हारा नेचुरल मेथड। बर्थ कंट्रोल में सबसे पहला जो है वो नेचुरल मेथड्स है। इसमें इसमें ये देखा गया, आई मीन इसमें ये ध्यान रखा गया कि अवॉइड मीटिंग ऑफ, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है इसमें, अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, इसमें नेचुरल मेथड में ये देखा गया। तो अब नेचुरल मेथड का 3 है। ठीक है, तो सबसे पहला है पीरियोडिक
प्रोडिक मतलब प्रोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है। इसमें क्या है, अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, ठीक है। देखो ये एक पीरियड है, ठीक है। आई मीन क्वाइटस जो है या फिर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो मैकेनिज्म है वो एक पीरियड के टाइम पे हम लोग नहीं करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स वो एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं, या कोई भी नहीं करना है। कैसे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तुम लोग याद रख रहे हो, उसमें क्या बताते हैं 1 to 4 डेज जो है वो क्या होता है, 1 to 4 डेज मेंस आई मीन ब्लड का फ्लोइंग होता है। उसके बाद 4 से जो 14 डेज है, मतलब इस बीच में जो 10 डेज मिला, अगर इस 10 डेज में क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और गैमेट अगर फीमेल बॉडी में चला भी जाता है, तो उस टाइम पे कभी भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ओवा जो है अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन 14 डेज के बाद फिर आगे का फर्दर का जो पीरियड है, उस टाइम पे अगर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन का चांसेस बहुत है। उस टाइम पे बताया था कि उस टाइम पे हाई फर्टिलिटी रेट है। तो ये जो 14 डेज के बाद जो है नॉर्मल, हम इस टाइम पे सेक्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। ये तो क्योंकि नेचुरल मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड है, उसका साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। तो नॉर्मली 10 डेज है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि 7 डेज तक का ही ध्यान रखना है। मतलब मेंस्ट्रुअल आई मीन मेंस फेज खत्म होने के अगला 7 दिन तक अगर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और गैमेट चला भी जाता है फीमेल बॉडी में, तो उस केस में वो नहीं होगा। और ये इस टाइम पे ये नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवॉइडेंस ऑफ सेक्स करने का मतलब कि मतलब ये 14 डेज के बाद का पीरियड में नहीं करना है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ सेक्स इसी चीज को बोलते हैं कि इस चीज में इस पीरियड में हम लोग अगर अवॉइड करते हैं तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। ये पहला है। दूसरा है विथड्रॉल विथड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। देखो विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन में क्या है, विथड्रॉल का मतलब ही होता है मतलब हटाना, ठीक है। तो सिंपल है, मान लिया जाए कि आई मीन इस मेथड में क्या होता है कि जब इजैकुलेशन होगा, आई मीन पेनिस से जब हम इजेक्ट होने वाला, उस टाइम से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पेनिस को विड्रॉ कर लेंगे। आई मीन विड्रॉ, यहाँ पे विड्रॉ करने का मतलब कि स्पर्म को वहां पे नहीं आई मीन इजेक्ट होना है, वो बाहर में अगर होता है तो गैमेट जाएगा ही नहीं, अब गैमेट जाएगा नहीं, फर्टिलाइज नहीं होगा, वही होता है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन, ठीक है। और तीसरा जो है वो है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया में क्या होता है, लैक्टेशन एमिनोरिया में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये जो है इस मेथड में क्या करना है कि लैक्टेशन एमिनोरिया में ये देखना है, जैसे मान लो बेबी का बर्थ हुआ, ठीक है। बेबी के बर्थ होने के बाद जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव लाइफ में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। ये कब होता है, जब बेबी का बर्थ हो जाएगा, बर्थ होने के अगला 3 से 4 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई मीन जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है नहीं होता है। और उस टाइम पे अगर क्वाइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड है वो हमारा प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 to 4 मंथ है, बट एनसीईआरटी में 6 मंथ लिखा हुआ है कि बेबी बर्थ होने के बाद पार्चुरेशन के अगला 6 महीने तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस होने पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, 3 to 4 मंथ ही रहता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कि बॉडी में गैमेट का बनना स्टार्ट हो गया। तो ये 3 नेचुरल मेथड है, समझ गए ना सब? इसमें कुछ पूछना है? हेलो नो सर।
कि नहीं ना पूछना है, ठीक है। ये नेचुरल मेथड है, इसमें 3 था। अब हम लोग जो है बैरियर मेथड में आते हैं। नेचुरल मेथड सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा मतलब अच्छा है, इसलिए क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है, और सब में साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा है बैरियर मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड में क्या है, एक तरह का हम लोग बैरियर प्रोवाइड करा देंगे जिससे गैमेट जो है वो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बैरियर मेथड, ठीक है। तो बैरियर मेथड में सबसे पहला जो बैरियर मेथड करने का मतलब कि इसमें भी किसी ना क्या बताए कि हम जो भी बर्थ कंट्रोल में मेथड हम लोग देख रहे हैं उसमें से हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट या स्पर्म एंड ओवा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग को ध्यान रखना है। तो एक तो नेचुरल मेथड में 3 चीज था, 3 प्रोसेस था। अब बैरियर मेथड में कुछ कुछ है कि एक तरह का बैरियर हम प्रोवाइड करेंगे जिसके कारण मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है वो मीट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला जो बैरियर मेथड है वो है कॉन्डोम, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है और सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है। कॉन्डोम का 2 फायदा है, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी आई मीन प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करेगा। और दूसरा एसटीडीज से ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एसटीडीज आई मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में सबसे ज्यादा जो एचआईवी, ये सब कोई जानते होंगे, एड्स जो है ये कॉमन, ठीक है। तो ये जो डिजीज है ये डिजीज सिर्फ फ्लूइड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। और सबसे इंटरकोर्स आई मीन क्वार्टर्स के टाइम पे, जैसे मान लिया जाए किसी पर्सन को, हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आएगा तो एचआईवी एंड एड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अभी बता देते हैं। कॉन्डम जो है इसको तो सबसे पहले अनवांटेड प्रेगनेंसी ये है क्या, तो ये एक लेटेक्स रबड़ का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए प्रेजेंट है। मेल एंड फीमेल कॉन्डम दोनों प्रेजेंट आई मीन मतलब बनता है, आई मीन होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर इजैकुलेट डक्ट पेनिस में इसको कवरिंग किया जाएगा और फीमेल के वेजाइना में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल एनसीईआरटी में फिगर देख सकते हो, तो जब जो कॉन्डम होता है वो लेटेक्स रबड़ का होता है, आई मीन लेटेक्स रबड़ सीट का होता है जिसको पेनिस में कवर किया जाता है। और जब वो इजेक्ट होगा तो इसी कवर में वो आई मीन इजेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा सेफ भी है और ये सबसे ज्यादा मतलब कि साइड इफेक्ट वगैरह इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें कुछ यूज नहीं होता केमिकल वगैरह, ठीक है, सिंपल है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। और ये दूसरा चीज हम क्या होता है कि एचआईवी एड्स का फैलने का सबसे जो स्प्रेडिंग का सबसे बड़ा जो इन्फेक्शन का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन। या तो ब्लड का फ्लूइड का ट्रांसफ्यूजन होगा तो हो जाएगा, या तो स्पर्म का। तो थिंक अगर मान लिया अगर कॉन्डोम को यूज कर रहा और जो भी इजेक्ट आई मीन स्पर्म का जो इजेक्ट हुआ वो अगर कॉन्डोम में गया तो वो वहीं पे रह गया ना, वो तो गया नहीं फीमेल बॉडी में, तो जिसके कारण स्प्रेडिंग नहीं होता है। मतलब फ्लूइड का जब तक ट्रांसफ्यूजन होगा तो नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं एचआईवी ऐसा जो डेडली डिजीज है उससे भी ये रोकता है। ये पहला हो गया कॉन्डोम, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारे एक निरोध का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। वो बहुत पहले निरोध पिल्स एंड निरोध कॉन्डम दोनों निकाला गया था, वो पहले बहुत, अभी तो बहुत बहुत सारा कंपनी इस चीज पे कॉन्डम वगैरह को बनाता है, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा डायफ्राम, ठीक है। सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स अगर एनसीईआरटी है सामने तो उसमें देखो ये सब नाम मिलेगा तुमको। और वॉल्ट सब एक क्या है, एक तरह का कवरिंग सर्वाइकल कैप है। ये क्या होता है, जैसे यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ये सर्विक्स है, यहाँ पे एक छोटा सा कवर अप लगा दे मतलब एक सर्वाइकल कैप्स होता है, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे तो गैमेट अगर यहाँ पे आएगा लेकिन यहाँ से पास नहीं करेगा। उसी तरह डायफ्राम सर्वाइकल वॉल्ट से जो भी है वही है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा था बैरियर मेथड, एक तो कॉन्डोम है और एक डायफ्राम सर्वाइकल एंड वॉल्ट, ठीक है। दूसरा जो मेथड है आईयूसीडी, ठीक है। आईयूसीडी करने का मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस करने का मतलब ये जो है
यूटेरस में तो नहीं, आई मीन हम लोग बोल सकते हैं आयुसीडी बोले ना, आयुडी, सॉरी आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्स है वो यूट्राइन पार्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू वेजाइना। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो कॉपर टी है, ठीक है। तो कॉपर टी क्यों नाम पड़ा, ये टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड, सॉरी एक मतलब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसमें थ्रेडिंग आई मीन एक धागा बना हुआ रहता है, और ये जो है इस तरह का टी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको डायरेक्टली यूटेरस में इसको हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्या होता है कि कॉपर, सीयू का मतलब कॉपर होता है, टी लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही स्पर्म जाएगा वेजाइना में तो कॉपर सीयू रिलीज होगा, जिसके कारण स्पर्म का जो मोटिलिटी रेट है या फिर स्विमिंग का जो बोलते हैं ना मूवमेंट का, उसको वो सप्रेस करता है। तो सप्रेस करेगा तो वहां तक जा ही नहीं पाएगा। और इसका टाइम पीरियड है, आई मीन ये 3 इयर्स के लिए भी होता है और ये 5 इयर्स के लिए भी होता है। आई मीन ये दोनों पीरियड में हम लोग आई मीन फीमेल को यूज कर सकती है, जिसके कारण अगर 3 ईयर का तो 3 साल तक ये प्रिवेंट रहेगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगा, और 5 साल का तो 5 साल का, ठीक है, ये चीज है। तो आयुसीडी में देखो 2-3 चीज है कॉपर रिलीजिंग आयुसीडी में, कॉपर टी है, मल्टीलॉइड 375 है, ठीक है, मल्टीलॉइड 375 है, ये सब एनसीईआरटी में एग्जांपल होगा, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल को याद रखना। एंड हार्मोन रिलीजिंग जो होता है, ये तो था कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, ये हार्मोन रिलीजिंग में हम लोग देखते प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्ट्रेट है, फिर LNG 20 है, ये सब क्या है, हार्मोन रिलीजिंग है। कहने का मतलब कि जो भी है, मतलब ये सब हार्मोन को इम्बैलेंसिंग का कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। तो आयुसीडी में 2 चीजें, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, तो हम लोग ये 2 यूज करते हैं, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रखो, उससे ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, बस अभी समझ लो ये क्या होता नहीं होता, ठीक है। आयुसीडी हो गया, उसके बाद फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये अब अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि यहाँ एक टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में बहुत सारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो उसमें क्या आता है, कोई भी जैसे मान लो पिल्स दवाई, हाँ, फीमेल जो है उसको ओरली उसको इनटेक करती है, आई मीन दवाई के फॉर्म में रहता है। तो इसका काम क्या होता है, नॉर्मली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही 2 हार्मोन होता है, ठीक है, यही 2 हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजन को तो नहीं, प्रोजेस्टेरॉन के डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण हो सकता है गैमेट जो है जो टाइम पे पहुंचना है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये ओव्यूलेशन में, आई मीन ओव्यूलेशन हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये सब प्रोसेस में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, लेट से ओव्यूलेशन होगा, तो वो टाइम पे जो नॉर्मल जो पीरियडिक टाइम है उस पे तो ओव्यूलेशन हुआ नहीं, तो ओवा आया नहीं। दूसरा इम्प्लांटेशन, जो कंसीवनेस है, अटैचमेंट है, वो करने नहीं देगा क्योंकि हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। तो ये है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। एक है तुम्हारा सर्जिकल मेथड, जो कि परमानेंट मेथड है। तो सर्जिकल मेथड में हम लोग 2 प्रोसेस पढ़ते हैं, एक वैसोक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। इसमें होता क्या है, ठीक है। तो वैसोक्टोमी ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो वैसोक्टोमी में क्या होता है, मेल के केस में हम पहले भी बताए कि जैसे नसबंदी वगैरह सुने होंगे, तो मेल सर्जरी, आई मीन वासा डिफरेंशिया को कट करके वहीं पे मोड़ के उसको बांध देंगे, जिसके कारण स्पर्म जाएगा ही। दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फॉलोपियन ट्यूब है, उसको काट के वहीं पे टाइड ओवर कर देंगे, जिसके कारण गैमेट पास ही नहीं हो पाएगा, तो फ्यूज ही नहीं हो पाएगा। सिंपल फॉलोपियन ट्यूब अगर ऐसे भी काट देंगे तो वही है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये लेकिन परमानेंट मेथड है। अगर ये कोई भी पर्सन या कोई भी कपल ऐसा करवाता है, चाहे वो ट्यूबेक्टोमी कराए या वैसेक्टोमी,
उसके बाद फ्यूचर में कभी भी वो चाहेगा कि नहीं हाँ हमारा बेबी हो, तो वो नहीं हो सकता। तो ये परमानेंट है, जिसको हम लोग सर्जिकल मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग सर्जिकल मेथड या फिर परमानेंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब एक और मेथड है इम्प्लांट, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट। ठीक है, तो एक प्रोजेस्टेरोजेंस एंड कॉम्बिनेशन प्रोजेस्टेरोन का हेल्प से एक मतलब वहां पे देखो फिगर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम लोग इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोड्यूस जब उसमें करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, तो ये जो है एक तरह का हार्मोन इम्बैलेंसिंग, जैसे पिल्स कैसे पिल्स का जो काम है सेम काम यही है, जो ओरल पिल्स में ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन या हार्मोन का सेम कुछ वही करता है। ठीक है, और ये जो है कि क्वार्टर्स के 72 घंटे के तक में इसको यूज कर सकते हैं। तो इम्प्लांटेशन बोलो, ठीक है, इम्प्लांट बोलो या फिर बोल सकते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू भी स्किन में दे सकते हैं। अगर ये हम डाल दिए तो जिसके कारण, क्योंकि ये इमरजेंसी में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इमरजेंसी में कब होगा, तो रेप एंड कॉजल अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर। ठीक है सर, कैजुअल रेप के केस में यूज होगा या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर। ठीक है, तो इस केस में ये इम्प्लांटेड इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो यही है बर्थ में, इतना बर्थ कंट्रोल में यही सब मेथड है तुम्हारा। नेचुरल बता दिए, बैरियर मेथड बता दिया, आईयूसीडी हो गया, ठीक है, ओरल पिल्स हो गया, सर्जरी हो गया, एंड इम्प्लांट एंड इंजेक्शन हो गया। ठीक है, तो यही है तुम्हारा में। और इसमें से जो भी पॉइंट है, एक एसटीडी है बचा हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, और एक है इनफर्टिलिटी का केस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना रहने दो और इसको पढ़ के आना। एक है तुम्हारा एमटीपी, ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या होता है, सिंपल है, एबॉर्शन। ठीक है, तो एबॉर्शन जो है वो क्यों करते हैं, तो एबॉर्शन इसलिए करवाते हैं क्योंकि अगर बोले ना कि मान लिया जाए बेबी का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम पे हम एमटीपी लीगलाइज्ड है। ठीक है, और मान लिया जाए कि मतलब कोई किसी ना किसी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है कि हाँ फिटस में, या फिर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि नहीं मदर को इशू है, मदर को प्रॉब्लम है, या हो सकता है मदर के जान पर बोलते हैं ना कि हाँ मदर का बचना मुश्किल है, तो उस टाइम पे एमटीपी वगैरह नॉर्मल हम लोग यूज कर सकते हैं। पहले जो था रेप के केस में भी ऐसा यूज होता है कि मान लिया रेप का केस हुआ किसी के साथ और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उस टाइम पे एमटीपी लीगल था। बट एमटीपी एबॉर्शन जो है, अब क्या है कि अगर जो रेप्ड फीमेल है अगर वो चाहेगी तो फिर उसको एमटीपी एबॉर्ट करा सकती है, या नहीं तो फिर उसको वो फर्दर डेवलपमेंट आगे हो सकता है, ऐसा रूल हो गया है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस फीमेल पे। तो इस केस में एमटीपी है, एमटीपी में ज्यादा कुछ नहीं, 1/5 मतलब मतलब उसका कुछ डाटा है कि कहने का कि 5 दिन में एक ऐसा दिन होता है जो कि हर एक 5 दिन में एक एबॉर्शन एमटीपी होता है। यही सब छोटे छोटे उसमें डाटा है, उसको पढ़ लेना। मगर इनफर्टिलिटी में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, तो वो नेक्स्ट क्लास 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक है एसटीडी, एसटीडी में सबसे ज्यादा जो है खतरनाक वो जेनिटल वार्ड्स एंड एचआईवी वगैरह है, वो थोड़ा डिस्कस किए ही, नेक्स्ट क्लास हम और डिस्कस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यही था इसमें। तो इसमें जो भी है बताए, सब एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर मेरे समझ में कुछ दिक्कत होगा तो फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, आज यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं कंप्लीट। ठीक है, और सुनो, नेक्स्ट क्लास हो सकता है जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है क्या कर ही देंगे, क्योंकि टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि अभी अगर 15-20 मिनट और मिलता टाइम तो खत्म ही कर देते, बट टाइम है नहीं, टाइम ऑफ हो रहा है, फिर मेरा उसका 5 बजे से फिर और क्लास भी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंप्लीट करके फिर जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स का थोड़ा सा थॉरली कुछ